आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरी चैप्टर हम देख रहे हैं दोस्तों, और ये है इस मॉड्यूल का लास्ट चैप्टर। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, वाटर मैनेजमेंट। इसके बाद हम इंटर स्टेट्स डिस्प्यूट देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, आप मुझे फॉलो करिए। तो सबसे पहले देखो, अगर हम वाटर की बात करें तो आपको पता ही है कि 75% तो वाटर है हमारी धरती पे, लेकिन उसमें 0.075 खाली पीने का पानी है, फ्रेश वाटर है। तो आप समझ सकते हैं समुद्र में एक बूंद खाली हम पी सकते हैं, उससे भी कम है। और वाटर का ऐसा हम यूज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर तो हम कैसे डिप्लीट करते जा रहे हैं, इसके बड़े भयावह परिणाम होंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 2030 तक बहुत बड़े बड़े शहरों में 40% से ज्यादा भारत पानी के अभाव में रहेगा। फ्रेश वाटर बहुत ही प्रीशियस है और स्केयर्स है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अफ्रीका की बात करें तो 40% पॉपुलेशन, सहारा डेजर्ट है ना, आधा तो अफ्रीका सहारा डेजर्ट में है। 40% पॉपुलेशन के पास वाटर का एक्सेस नहीं है। एशिया में 20% है, साउथ अमेरिका में 15% है, कैरिबियन रीजन और साउथ अमेरिका में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1992 ने यह पॉइंट किया है कि जो ग्लोबल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स है ना, वो सिर्फ 41,000 क्यूबिक किलोमीटर है, और भारत उसका 17% जो है वो यूज करता है। ठीक है, मतलब नहीं सॉरी, भारत की 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन की भारत 17% है, और 4.6% ऑफ द टोटल एवरेज रन ऑफ हम यूज कर रहे हैं खाली, मतलब 1900 क्यूबिक किलोमीटर तो खाली हम यूज कर जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा अनइवन है। और भारत इज वन ऑफ द वेटेस्ट कंट्री, यहां पे बारिश होती है 117 सेंटीमीटर प्लेन्स में हमारे बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मानसून पे मेरा पूरा लेक्चर अच्छा खासा। अब आप देख लीजिए कॉलोनियल, देखो वाटर की बात करें तो वाटर का तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप ट्रेस कर देते हैं। नाम ही इंडस वैली, इंडस रिवर के बगल में सिविलाइजेशन थी, फली फूली। मौर्यंस आए, मौर्यंस ने वाटर को एक कमोडिटी समझा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वाटर की महत्व समझा उन्होंने, बिग रिजर्वायर बनाए, सुदर्शन लेक बनवाई। ठीक है, माउंट गिरनार, सौराष्ट्र में जो माउंट गिरनार है ना, बिल्कुल फुट पे सुदर्शन लेक बनवाई गई। बहुत कैनाल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए। चोलाज ने भी यही किया, साउथ में कावेरी रिवर वाटर को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करना शुरू। फिर तुगलक आए, फिरोज शाह तुगलक ने तो नहर सिस्टम बताया, बाकायदा बना दिया था। विजयनगर एम्पायर किंगडम में वाटर का बहुत अच्छे से यूज हुआ। मुगल्स ने वाटर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। इनफैक्ट मुगल्स तो लोन्स देते थे, ठीक है, इरिगेशन के लिए वाटर को, मतलब लोन देते थे वाटर इरिगेशन के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। दिल्ली की, मतलब मुगल्स की जो कैपिटल था दिल्ली, शाहजहानाबाद जो मुगल्स की कैपिटल थी दिल्ली में, वो तो रिवर के ही किनारे था। तो पानी का बहुत इंपॉर्टेंट यूज किया। बट कॉलोनियल इंडिया ने पानी को बहुत कमर्शियलाइज तरीके से यूज किया है। देखिए कॉलोनियल रूल जो था उसने नई नई टेक्निक अपनाई, वो नई नई टेक्निक इरिगेशन के लिए लेके आया। वाटर रिसोर्सेज को उसको पता था कि इरिगेशन के लिए खेती इरिगेशन पे डिपेंड करेगी। तो रिनोवेशन, इंप्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमानेंट वर्क्स चलाए गए, बैराज बनाए गए, डैम्स की बनाने की, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने की स्थापना हो गई थी उसी समय। तो बराजेस बनाए गए जिसकी वजह से वाटर को डाइवर्ट किया जा सके, वाटर को गांव गांव तक पहुंचाया जा सके। ढेर सारे कैनाल्स बनाए गए। बारी दोआब कैनाल 1859, गोदावरी 1852, गंगा 1854, कृष्णा 1855, सिरहिंद 1889। और इरिगेशन प्रोजेक्ट सबसे बड़ा ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट जो 1916 में आया। तो कॉलोनीज ने, मतलब ब्रिटिश ने वाटर को अच्छे से यूज किया ताकि सबको पानी मिले। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ ही गया था, कोई दिक्कत ही नहीं। बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट चलाए गए। एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ा गया, जैसे बेतवा कैनाल, नीरा लेफ्ट बैंक कैनाल, गोकाक कैनाल, खासवट टैंक। ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कैनाल प्रोजेक्ट हैं, जिसने इरिगेशन में बहुत मदद की। इरिगेशन कमीशन, फेमाइन कमीशन बनाई गई। फर्स्ट फेमाइन कमीशन 1880 में जो बनाई थी, उसने तो सीधा सीधा ये बोल दिया था कि हमको अब डायरेक्ट इरिगेशन वर्क्स करने चाहिए, और तभी ढेर सारे कैनाल्स प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश हुए। 1901 में इरिगेशन कमीशन बनाई गई। तो आप देख सकते हैं जो कॉलोनी थी, ब्रिटिश थे, उसने क्या किया। ब्रिटिशर चाहते थे कि हम वाटर को यूज करें, और ये अच्छी बात है क्योंकि ब्रिटेन ने, भले ही उन्होंने अपने लिए किया हो ताकि रेवेन्यू बहुत जनरेट हो, लेकिन उन्होंने नई नई इरिगेशन टेक्निक्स हमको दे दी।
अब 1943-1946 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एमपीआरवीडी स्कीम, दामोदर महानदी कोसी, जिसको एमपीआरवीडी भी बोला जाता है, ये स्कीम जो है ये चला दी। सेंट्रल वाटर इरिगेशन एंड नेविगेशन CWINC सेटअप कर दिया, जो कि एक वाटर ब्यूरोक्रेसी थी। जो एमपीआरवीडी स्कीम, एमपीआरवीडी की बता देता हूं फुल फॉर्म, मल्टीपर्पस रिवर वैली डेवलपमेंट। 1930 में इसको मल्टीपर्पस रिवर वैली डेवलपमेंट की, रिवर वैलीज को कैसे हम रिवर्स को और अच्छे से यूज कर सकते हैं मल्टीपर्पस के लिए। ये बेसिकली अमेरिका का जो टेनेसी वैली एसोसिएशन है उससे ये इन्फ्लुएंस्ड था। और 1943-1946 में CWINC, सेंटर वाटर इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन की भी स्थापना हो गई। अब मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स में बहुत कुछ आता था। इसमें दामोदर वैली प्रोजेक्ट आया, सतलज रिवर, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बकायदा इस प्रोजेक्ट के तहत डैम्स बनाए गए। रिहंद प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश का रिहंद, जो कि रिवर रिहंद के ही अक्रॉस हम देखते हैं, जो कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उसके अक्रॉस जो है वो पूरा बना हुआ था। 1966 में कंप्लीट हुआ। 375 मिलियन रुपए लगे, यानी कि 3.5 करोड़ से ज्यादा रुपए लगे। उसके बाद नहीं, 30 करोड़ 37 करोड़ रुपए लगे, सॉरी, 375 मिलियन इज 37 करोड़। फिर हीराकुद प्रोजेक्ट आया। हीराकुद प्रोजेक्ट की बात करें तो उसने 3 डैम्स को, महानदी जो कि हीराकुद में, तिकरपारा और नराज, इन तीनों को साथ में लिया। ठीक है। चंबल प्रोजेक्ट आया जो कि जॉइंट वेंचर था राजस्थान और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। मैं आपको बता रहा हूं एमपीआरवीडी में कौन कौन से प्रोजेक्ट आए। कोसी प्रोजेक्ट आया बिहार का, तुंगभद्र प्रोजेक्ट आया आंध्र प्रदेश में भी बहुत, आंध्र प्रदेश में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए। इसमें तुंगभद्र एक इंपॉर्टेंट था, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट था। तो ये सब हम देख रहे हैं कि ये चलाया गया। कॉलोनियल पीरियड और आजाद भारत, कॉलोनियल पीरियड, ये जो प्रोजेक्ट था इसको कंटिन्यू किया आजाद भारत ने। अब हम बात करते हैं थोड़ी प्रॉब्लम की। देखो प्रॉब्लम ये हुई ना कि देखो जैसे जैसे वाटर पे किसका आधिपत्य था, वाटर पे आधिपत्य था लोगों का, जो विलेज कम्युनिटीज। लेकिन जैसे कॉलोनियल सिस्टम आया उसने विलेज से ये प्रॉपर्टी छीन ली। अब जो वाटर प्रॉपर्टी थी वो स्टेट की प्रॉपर्टी हो गई और गांव वालों को अब परमिशन लेनी पड़ती थी उनको यूज करने के लिए। कस्टमरी राइट्स जो थे और ट्रेडिशनल विलेज अथॉरिटी है उसको बहुत वीक कर दिया। डिसेंट्रलाइज्ड विलेज वाटर सिस्टम कर दिया कि अब वाटर सिस्टम सेंट्रलाइज नहीं रहेगा। और यहां पे कौन से कंट्रोल करता था? सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, जिसको मॉडर्न इंजीनियरिंग की अच्छी खासी नॉलेज थी, इरिगेशन की अच्छी खासी नॉलेज थी। यानी कि यहां पे एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर हुआ, इंडिजिनस स्किल्स को बिल्कुल नकारा गया, एक तरीके से गांव वालों से कंट्रोल ले लिया गया। ठीक है। भारत का जो हमारा ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग सिस्टम था ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में और ज्यादा खराब हुआ। सरदार सरोवर डैम का अभी भी आपको कंट्रोवर्सी पता ही है, कितनी दिक्कत हो रही है। कुछ प्रॉब्लम्स दोस्तों आपको बता देता हूं कि क्या हुए, लॉस आपको बताता हूं कि जो हमने इंडिजिनस नॉलेज, जो हमारी विचारधारा है, हमारी खुद की विचारधारा, उससे हम अलग हो गए। सरकार ने उसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से वाटर लॉस हुआ, प्रॉब्लम हुई वाटर रिसोर्स को मैनेज करने में। फिर 1960-70 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर बढ़ा और ग्राउंड वाटर इरिगेशन बढ़ाया गया, इसकी वजह से और ज्यादा लॉस हुआ। फिर 1950 में जब इंडिपेंडेंस आजादी ली, जमींदारी स्टेट को एबॉलिश कर दिया गया, लोकल गवर्नमेंट यानी कि एबॉलिश हो गई, उसमें भी ये लॉस हुआ हम देखते हैं। फिर कॉलोनियल कमर्शियलाइजेशन जो ड्राई लैंड का हुआ लेट 19th और 20th सेंचुरी में, उसमें भी लॉस हुआ। फिर सेंट्रलाइजेशन जो हुआ, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज कर दिया था, सब कुछ सेंटर के पास था, उससे प्रॉब्लम हुई। ब्रिटेन ने पूरा कंसोलिडेट कर लिया था, रेवेन्यू सिस्टम, प्रॉपर्टी लॉ, सब कुछ। साउथ इंडिया की जो ओल्ड रिजीम्स थी उसको डिसमेंटल कर दिया था। वॉर जो हुए कॉलोनियल पीरियड में, प्री कॉलोनियल पीरियड और कॉलोनियल पीरियड में भी वॉर्स, अब ये भाई इसमें पानी का बहुत ज्यादा यूज है, उसमें भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ। फिर जो विजयनगर एम्पायर का जो डिस्ट्रक्शंस हुआ उसमें भी दिक्कत हुई। चोला एम्पायर का जो कोलैप्स हुआ उसमें भी प्रॉब्लम हुई। तो इतिहास में हम देखते हैं कि दीज डोमेन्स आर कंटेस्टेड। तो ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं सरफेस और ग्राउंड वाटर की। देखो सिंपल सी बात है, सरफेस वाटर क्या, जो आपके सरफेस पे, ग्राउंड वाटर क्या, जो अंदर हो। ठीक है। देखो रिवर्स की बात करें तो 16,45,000 मिलियन क्यूबिक मीटर एनुअली हमारी रिवर जो है वो लेके आती है।
हमारे यहाँ रिवर सिस्टम है, देखो 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक तो हमारा रिवर सिस्टम, कैनाल सिस्टम, टैंक सिस्टम। ठीक, रिवर और कैनाल सिस्टम की बात करें तो यूपी सबसे पहले नंबर पे आता है। ठीक है, 31,200 किलोमीटर लंबा, मतलब टोटल लेंथ है यूपी। जो रिवर्स और कैनाल्स की बात करें तो यूपी पहले नंबर पे है। उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर और मध्य प्रदेश आता है। फिर आपका अगर इनलैंड वाटर बॉडीज की बात करें, टैंक्स की बात करें, फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में आपको रिजर्वायर और टैंक बहुत मिलेंगे। तो टैंक इरिगेशन और रिजर्वायर्स की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक बहुत बड़ी इनकी पोजीशन है। इसके बाद वेस्ट बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहां पे भी 62% ऑफ द टोटल एरिया अंडर टैंक एंड पॉन्ड्स है। तो यहां पे आपको बड़े बड़े तालाब मिलेंगे। उसके बाद रिजर्वायर्स बड़े आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। यहां पे जो एरिया है 77% से ज्यादा है। और ये 77% क्या करता है, इन रिजर्वायर्स में क्या क्या आते हैं, झील, ऑक्सबो लेक्स, डायलेक्ट वाटर, ये सब। अब ये तो सरफेस वाटर की बात होगी। अंडरग्राउंड वाटर की बात करें भैया, ड्रिंकिंग, इंडस्ट्रियल और इरिगेशन के लिए अंडरग्राउंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% जो टोटल इरिगेशन होता है ना, वो अंडरग्राउंड वाटर से ही होता है। अंडरग्राउंड वाटर पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। भारत पे बहुत बड़ा एरिया ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का है। बारिश होती है, पानी बिल्कुल नीचे चला जाता है। जैसे बारिश हुई, यहां पे जमीन है, ठीक है। अब देखिए सीमेंट अगर आप कर देंगे तभी तो, अगर आप सड़कों को सीमेंट से ढक देंगे तो पानी अंदर नहीं जा पाएगा, जो आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो जो परमिएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, मतलब जो परमिएबल रॉक्स होती है जिसकी वजह से पानी अंदर जाता है, वो छुपता जा रहा है। वो छेद जो है भाई, देखो अगर पानी हो रहा है तो छोटे छोटे छेद जो आपको दिखते भी नहीं, उससे पानी अंदर जाएगा। लेकिन अगर आप छेद को ढक देंगे तो अंदर कहां से जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, है ना। 20% जो हमारा रेनफॉल है ना, वो अंडरग्राउंड है। मतलब दे परक्यूलेट्स इट, रेनफॉल परक्यूलेट्स अंडरग्राउंड। वो जमीन के नीचे जाती है और स्टोर हो जाती है और उसी को हम बाहर निकालते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 430 बिलियन क्यूबिक मीटर अपर सरफेस पे आता है हमारे यहां, जिसमें से 384 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो प्रीवियस स्ट्रेटा को, परवियस स्ट्रेटा को रीच करता है, जिसको हम निकालते हैं कुएं को खोद के। कुएं को खोदिए, वहां से पानी निकलेगा, अंदर पानी इसीलिए तो ना। लेकिन अब आप खोदते रहिए तब भी आपको पानी नहीं मिलेगा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो हमारा जो एनुअल एक्सप्लॉयटेशन पोटेंशियल है वो बढ़ता जा रहा है, जिसमें पंजाब में ग्राउंड वाटर को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है 93.85%, फिर हरियाणा 83.88, तमिलनाडु 60.44, राजस्थान फिर 50.63%, गुजरात 41.45, उत्तर प्रदेश 37.67, महाराष्ट्र 30.39, वेस्ट बंगाल 24.18। ये लिखते जाइएगा, ये एग्जाम में आपको लिखना होगा, सब नहीं लेकिन कुछ एग्जांपल्स आपको देने होंगे। देखो जहां पे जहां पे खेती, जो इरिगेशन स्टेट है, जो एग्रीकल्चर स्टेट है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वहां पे अंडरग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया ही जाएगा। आपने देखा ही होगा कि इरिगेट करने के लिए कई बार यहां पे किसानों को नॉलेज भी नहीं होती है, तो छोड़ के चले जाते हैं, टुल्लू को छोड़ के चले गए और पानी बहता रहता है। फिर हमारे यहाँ वेरिएशंस भी बहुत है। वाटर रिसोर्सेज और वेरिएशंस की बात करें तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भारत की 8% है, लेकिन खाली 1% वाटर रिसोर्सेज यहां पे आपको मिलेंगे। एनुअल रन ऑफ जो है पर कैपिटा का आपको पता है कितना है, 18147 क्यूबिक मीटर ब्रह्मपुत्र बेसिन में, और 637 क्यूबिक मीटर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि कच्छ और सौराष्ट्र में है। तो ये भी बहुत ज्यादा है। फिर 80 से 90% जो एनुअल रेनफॉल है वो जून से सितंबर के बीच होती है, और बाकी के जो 6 से 8 महीने हैं ना, वो बहुत ही कम रेनफॉल जो है वो रिसीव करते हैं। फिर रेनफॉल में अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ एरिया में तो 1000 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाएगी और कुछ एरिया में होता ही नहीं है। मेजर रिवर सिस्टम की बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना सिस्टम जो है, जो कि बिगेस्ट सिस्टम है, उसका कैचमेंट एरिया अच्छा खासा है, 43% से ज्यादा कैचमेंट एरिया, लेकिन बाकी का कैचमेंट एरिया बहुत कम है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना का 110 मिलियन हेक्टेयर का एरिया है, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर का, और बाकी रिवर जो है उनका 10 मिलियन हेक्टेयर का एरिया है, तो बहुत कम है, उतना भी मुश्किल है कैचमेंट एरिया। फिर टोटल एरिया ऑफ इनलैंड वाटर ये भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे 5 स्टेट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल की बात करें, यहां पे 50% से ज्यादा इनलैंड वाटर आपको मिलेगा। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अब फाइनली हम करंट इश्यूज की बात कर लेते हैं।
देखो करंट इश्यूज में इसमें इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट आएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूं अच्छे से। देखो करंट इशू की बात करें तो इसमें पहले पे इंटर वाटर डिस्प्यूट स्टेट डिस्प्यूट आएगा, सेकेंड पे आपका इंटरलिंकिंग रिवर्स आएगा, थर्ड पे आपका बिग डैम्स वर्सेस स्मॉल डैम्स आएगा, चौथे पे आपका फ्लड कंट्रोल वर्सेस फ्लड मैनेजमेंट, और पांचवे पे वाटर पोल्यूशन। तो मैं आपको देखो वाटर डिस्प्यूट की बात करें तो मैंने ये आप एम लक्ष्मीकांत का लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने सब कवर किया है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा क्या पूरा ही बता देता हूं। देखो वाटर जो है, वाटर डिस्प्यूट, वाटर इंटर स्टेट है ना, एक राज्य से दूसरे राज्य से गुजरती है। तो कई बार क्या होता है कि कौन स्टेट कितना पानी यूज करेगा, ये कई बार डिस्प्यूट का मुद्दा हो जाता है। तो इसके लिए वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में बनाया गया। अब वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत हम एक ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है दोस्तों, आप देख लीजिएगा वाटर डिस्प्यूट पे मेरा लेक्चर, उस पे आपको सब पता चल जाएगा। तो वाटर ट्रिब्यूनल्स बनाया गया है, ठीक है। अब दोस्तों वाटर ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो पार्लियामेंट उसका निवारण कर सकता है। तो उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। अब दोस्तों अभी तक 5 ट्रिब्यूनल बनाए हैं, जिसमें आपका सबसे पहला गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1969 में बनाया गया, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1969, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1969, सब 1969, फिर रावी एंड बीस वाटर ट्रिब्यूनल ये 1986, और फाइनली कावेरी वाटर डिस्प्यूट 1990। तो ये 5 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। कभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है इन्हीं ट्रिब्यूनल में, किसी भी राज्य को प्रॉब्लम होती है इन्हीं ट्रिब्यूनल में चला जाता है। इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, रिवर को कैसे लिंक किया जाए, जैसे गंगा कावेरी लिंक कैनाल हो गया। दूसरा पॉइंट ये है करंट इशू में, नेशनल वाटर ग्रिड जिसको बोलते हैं ना, कि हम वाटर का ग्रिड बनाएंगे। 1960s में के.एल. राव जो यूनियन मिनिस्टर थे पावर और इरिगेशन पे, उन्होंने गंगा कावेरी लिंक कैनाल पे बात की थी। फिर बाद में 70s में गंगा ब्रह्मपुत्र हो गया और गंगा कावेरी लिंक हो गया। ये बहुत बड़ा 2500 किलोमीटर लॉन्ग ये प्रोजेक्ट था। उसको फिर इसी दौरान कैप्टन दस्तूर हो गया, फिर उसके बाद गार्लैंड कैनाल हो गया। ये सब बनाए गए और ये 1982 और अभी भी चल रहा है। ये नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई ताकि उन रिवर्स को आइडेंटिफाई करो जिनके हम ग्रिड बना सके, और ऐसे 30 रिवर लिंक्स को आइडेंटिफाई किया गया। फिर दोस्तों एस्टिमेट कॉस्ट 5.5 लाख करोड़ थी। अब 5.5 लाख करोड़ मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 1980s के बाद ये 2002 में दोबारा आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये कुछ करिए, रिवर को लिंक करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो बाकायदा ये भी प्रोजेक्ट चल रहा है साइड बाय साइड में। उसके बाद फ्लड मैनेजमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो तीसरा कंट्रोल हो गया फ्लड कंट्रोल, तीसरा करंट इशू हो गया फ्लड कंट्रोल। देखो फ्लड कंट्रोल की बात करें, हमने 17,000 किलोमीटर के एम्बैंकमेंट्स बनाए थे 1954-1993 तक। मतलब एम्बैंकमेंट समझ रहे ना, जैसे ये पानी है और ये आपकी जमीन है। अब यहां पे पानी आपकी जमीन पे आ जाएगा, तो आप क्या करो, आप एम्बैंकमेंट्स बना दो, मतलब ऐसे रेज्ड प्लेटफॉर्म्स बना दो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स, इतने बड़े दरवाजे बना दो कि वो आपके पास आ ही नहीं पाए। ये एम्बैंकमेंट्स होते हैं। रेस कर दो, मतलब जो बैंक होता है ना जहां से पानी घुसेगा, वहां पे कोई ऐसी चीज लगा दो कि पानी, और ऊपर खूब ऊंची चीज लगाओ कि वो आ ही नहीं पाए। तो इसको एम्बैंकमेंट्स कहते हैं। 1954 से 1993 तक करोड़ में स्पेंडिंग हुई है, लेकिन तब भी फ्लड्स जो है वो बड़े ही हैं। 1953 की बात करें तो 19 मिलियन हेक्टेयर से 40 से 60 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ गया है ये एरिया। तो फ्लड प्रोन एरिया हमारा इतना ज्यादा बढ़ गया है। एक्सपेंडिचर भी हमारा फ्लड कंट्रोल पे बढ़ गया है। पहले 13 करोड़ देते थे, ठीक है, अब 1691 करोड़ 8th प्लान में आ गया। 8th 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट प्लान में दोस्तों 13 करोड़ था खाली फ्लड को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन 8th प्लान आते आते ये 1700 करोड़ तक चला गया है। तो फ्लड कंट्रोल भी। उसके बाद फिर डैम्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, चौथा इंपॉर्टेंट इशू। छोटा देखो डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें दो है, डिबेट होती है कि डैम्स को बनाना चाहिए नहीं। जो सपोर्ट करते हैं भारत में, वैसे आपको बता दूं कि टोटल 4300 डैम्स है, और 2256 ये 1971 से लेकर 1990 तक बिल्ड किए गए, पीक में ज्यादातर यहीं पे ही बिल्ड किए गए 2000 से ज्यादा डैम्स। तो जो सपोर्ट करते हो तो बोलते हैं भैया डैम बहुत बेनिफिशियल है भाई, इरिगेशन के लिए पानी देते हैं, गांव गांव में पानी पहुंचाते हैं, ठीक है, ये तो, और बिजली देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्मॉल डैम्स तो उसने तो कमाल ही किया है, लेकिन जो लोग इसके अगेंस्ट में बोलते हैं कि भैया डैम तो तबाही लेके आते हैं,
नर्मदा बचाओ आंदोलन देखिए 1990 से चल रहा है, लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है। एनवायरमेंट के कितने खतरनाक बेनिफिट होते हैं, पूरी रिवर को ही मोड़ देते हैं, अब जंगल को काट देते हैं, गांव को बर्बाद कर देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड देन द लास्ट इज वाटर पॉल्यूशन, इतना सारा केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वाटर में जाता है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये करंट इश्यूज थे। ये लेक्चर था दोस्तों वाटर मैनेजमेंट पे, आई होप आपको समझ में आया होगा। फाइनली ये मॉड्यूल खत्म हो गया है, अब जाके आराम से पेपर दीजिए। इग्नू की डेट शीट भी आ गई है, 3 मॉड्यूल खत्म हो गए, चौथा अब बहुत जल्द मैं खत्म कर दूंगा। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।